नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों आप जानते हो अपनी थीम है वी सैल्यूट यू सोल्जर्स। उसके बिना हम क्लास शुरू नहीं करते हैं और सैल्यूट करते हैं सोल्जर्स को, सिपाहियों को जो देश की सेवा के लिए तैनात है बॉर्डर पे। और दूसरी बात बेटा, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, तो आपको भी मेरा दिल से प्रणाम, दिल से सैल्यूट। आपके घर वालों के लिए बेटा दिल से सैल्यूट है, क्योंकि एक फैसला, बहुत बड़ा फैसला होता है कि किसी बच्चे बच्ची को फौज में भेजने का फैसला अपने आप में एक मायने रखता है। मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा, सीडीएस कैट सीएपीएफ एनडीए एयरफोर्स नेवी की मैं तैयारी करवाता हूँ, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, एमए एलएलएम डिप्लोमा इन फोरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स में परस्यू कर रहा हूँ। जज एडवोकेट के जनरल में मेरा सिलेक्शन हो चुका है और एसएसबी मैंने पास कर रखी है। 2 डिफेंस एकेडमी रन करता हूँ, 15 साल का बेटा मेरे पास टीचिंग अनुभव है। बात करते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब पढ़ाई पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। कोड इस्तेमाल ले सकते हैं मेरा एसकेएस लाइव कोड का यूज कीजिए और पाइए इंस्टेंट डिस्काउंट। और भी कई फायदे हैं, कोड लगाने पे आपको पता चलेगा कि आप कैसे कैसे फायदे ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो बेटा आज हम कुछ प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं और उन प्रश्नों को आप पढ़ना, समझना, जानना। तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार सबको नमस्कार। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा अपना प्रैक्टिस सेशन रहेगा। जैसे कि आप सबने देख रखा है कि भाई प्रैक्टिस सेशन थंबनेल में जैसे आपने देखा होगा कि भाई ग्रामर जो सेशन में हम आज प्रैक्टिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक मिनट बेटा। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार सबको नमस्कार। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का जो तो बेटा आज हम पूरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे बड़े ही मजे से। हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे, जानेंगे। आज मेरे डिस्प्ले पे नहीं आ रहा हूं, उसके पीछे कारण है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो छिप जाते हैं, इसलिए मैं डिस्प्ले पे नहीं आ रहा हूं। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हर एक प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। एफ कैट, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, चाहे डिफेंस की कोई भी एग्जाम हो, उनमें इन प्रश्नों का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और आज मैं उस महत्व को आपके सामने रखूंगा, उस महत्व को आप भी जानेंगे और उसको परखेंगे और परीक्षा में उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप बेहतरीन परिणाम ला सकें। तो बच्चों शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबको जय हिंद, जय भारत। शुरुआत हम कर देते हैं। पहला प्रश्न, आफ्टर द टीचर। बेटा बहुत सोच समझ के हम देखेंगे इसको, सोच समझ के करना है प्रश्नों को। चलिए, आफ्टर द टीचर हैज टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड अगेन, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। अब इसमें क्या एरर हो सकती है बेटा? एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी स्पेसिफिक ये नहीं कि भाई नाउन को छांटिए, नाउन के एरर को छांटिए, प्रोनाउन के एरर को छांटिए, वर्ब के एरर को छांटिए, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। आपको वहां पे क्या मिलेंगे, पूरे कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। हर एक टॉपिक से वहां पे प्रश्न आए होंगे। तो आपको जैसे आपने आफ्टर देखा तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, आफ्टर का प्रयोग यहां सही है कि नहीं है। आफ्टर द टीचर हैज टोल्ड द बॉयज, मतलब टीचर ने बोला लड़कों को हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड अगेन, all of them in one voice repeated the word again। अब देखो बेटा, वॉइस रिपीटेड, all of them in one voice repeated,
द वर्ड। अब रिपीट का मतलब ही क्या होता है? अगेन होता है। क्यों? सही कह रहा हूं। रिपीट का मतलब ही क्या होता है? अगेन होता है। तो यहां पे बेटा, यहां पे आप ध्यान रखेंगे, रिपीट के साथ अगेन का प्रयोग नहीं होगा। रिपीट के साथ अगेन का प्रयोग यहां पे नहीं होगा। इट इज ए काइंड ऑफ सुपरफ्लोज। इट इज ए काइंड ऑफ सुपरफ्लोज का मतलब हो गया अतिरिक्त है ये। इट इज एक्स्ट्रा, सो वी विल नॉट यूज हियर वर्ड अगेन बिकॉज रिपीट कंसिस्ट इट। रिपीट जो है इसको क्या करता है? अपने समाहित रखता है, इसलिए यहां पे रिपीट के साथ अगेन का प्रयोग नहीं होगा। आफ्टर द टीचर हैज टोल्ड, अब आपने देखा ये प्रेजेंट सिनेरियो है। हाउ टू प्रेजेंट द वर्ड ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस, तो ये प्रेजेंट का है। और हाउ टू, ठीक है, टू प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस उच्चारण करना, ये इन्फिनिटिव आ गया। द वर्ड, वो विशेष वर्ड अगेन। ऑल ऑफ देम, सभी विद्यार्थियों की बात चल रही है, एक स्वर में उन्होंने रिपीट किया। अब आपने पूरा पढ़ा, एक बार एक क्वेश्चन को पूरा सरसरी निगाहों से देखिए, फिर हर एक उसके पार्ट ऑफ स्पीच को एलिमेंट को गौर से देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं आंसर दिख जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओगे तो नहीं दिखेगा, आता हुआ भी भूल जाओगे बेटा, ये कंफर्म है, समझ के चलो मेरी बात को। काइंडली सेंड दिस लेटर, अब देखो कितना सरल है ये, है ना। काइंडली सेंड दिस लेटर टू बी द एड्रेस गिवन टू यू। अब इसमें क्या क्या करोगे? इसमें काइंडली सेंड दिस लेटर टू बी द एड्रेस गिवन टू यू, कृपा करके भेजिए। दिस लेटर कहां पे? टू बी द एड्रेस। अब यहां पे टू बी क्या है? ये टू द एड्रेस गिवन टू यू, टू द एड्रेस गिवन टू यू, तो यहां पे एरर हो गई बी। अब तीसरा देखिए, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। थिंकिंग कहा गया यहां पे, आई एम थिंकिंग टू राइट, लिखना, टू प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म, टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। आई एम थिंकिंग टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। अब बेटा एक बात बताओ, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही क्या होता है? खुद की जीवनी लिखना। खुद, खुद मतलब खुद के ऊपर, माई, मेरी। तो बेटा यहाँ पे माई की आवश्यकता है क्या? आप खुद बता दो। आई एम थिंकिंग टू राइट ऑटोबायोग्राफी, बस इतना सा काम आपको करना है। गेटिंग? आई एम थिंकिंग टू राइट ऑटोबायोग्राफी। अब बेटा इसमें आप माई लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ नहीं निकलेगा। ओके गाइस, तो आई एम थिंकिंग टू राइट ऑटोबायोग्राफी, माई नहीं आएगा। डन, ये हो गया। यहाँ बी का अर्थ नहीं आ रहा है, यहां अगेन नहीं आ रहा है, इनको हमने हटा दिया, कोई मतलब वाली बात नहीं है। डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई ब्रदर। पहले बात तो यहां पे कुछ अधूरा दिख रहा है मुझे। डोंट थिंक, चलो डोंट थिंक मत सोचो, कोई बात नहीं, डू से स्टार्ट हो रहा है। मत सोचो कि तुम धोखा दे सकते हो, यू कैन डिसीव मी, मुझे, लाइक यू डिड माई ब्रदर, एज यू डिड विथ माई ब्रदर। तो विथ का प्रयोग भी होगा, एज का प्रयोग भी होगा, है ना। मेरे भाई के साथ जो तूने किया वैसा तू मेरे साथ करने की मत सोच लेना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। तो बेटा बातों को पकड़ना सीखिए। आपको पता चल गया यहां पे क्या, कि विथ आएगा एक तो, और लाइक के स्थान पे क्या कर दिया? एज कर दिया, जैसे तूने किया मेरे भाई के साथ। चलिए, हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड अर्लियर वी कुड हैव स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ फंड। हैड के साथ। अब बेटा यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
हैड के साथ V3 आएगी, आ गई, ठीक है। अब ये बीन आया तो इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं पैसिव फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, ये बात भी देखनी पड़ेगी। वी कुड हैव स्टॉप, अच्छा हैड प्लस, अच्छा हैड से अगर वाक्य शुरू हो, एक बात सीख लो आप, देखो मैं आपको एक बहुत काम की बात बताने वाला हूं। मैं एक स्लाइड ले लेता हूं ब्लैंक, हैड से अगर कोई वाक्य शुरू होता है, हैड से अगर कोई वाक्य शुरू होता है, if any of the sentence begins with the helping verb had, it forms, वो क्या बनाता है बेटा, it forms conditional element, it forms conditional element, वो conditional element को जन्म देता है। had के साथ V3, आप सबको पता है कि had के साथ V3 आ गया और had से वाक्य शुरू हो गया तो वो क्या बनाता है, कंडीशनल। तो ये हो गया कंडीशनल क्लॉज जो हेड के साथ जुड़ा हुआ है। कंडीशनल क्लॉज के साथ एक चीज और जुड़ती है, इसको बोलते हैं मेन क्लॉज। क्या कहते हैं उसको, मेन क्लॉज कहते हैं। तो मेन क्लॉज में क्या आता है बेटा, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। अब आपने वहां पे प्रश्न में देखा है कुड हैव प्लस V3, ठीक है। आप देख सकते हैं शुड भी आ सकता है, शुड हैव प्लस V3। तो बेटा ये मेन क्लॉज में ये तीन एलिमेंट आएंगे जब हेड से वाक्य शुरू होगा, कंडीशनल स्ट्रक्चर बनेगा, मेन क्लॉज में आपको इसका यूज करना है। तो अब जरा गौर फरमाइए कि हैड दिस नोटिफिकेशन, पेन इंक कलर बदल लेते हैं, रुकिए, हाँ, हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड अर्लियर, हम रोक देते और रोक सकते थे। देखो दो चीज होती है, हम ट्रांसफर ऑफ द फंड को रोक देते और रोक सकते थे। तो ये नहीं कि अगर यहां पे कुड आ गया है तो ये गलत हो गया, ये गलत नहीं है। कुड हैव प्लस V3 भी आ जाता है। कई बच्चे मुझसे प्रश्न पूछते हैं ऐसे, कहते सर यहाँ पे कुड नहीं आएगा वुड आएगा, क्यों भाई, अर्थ में सेट बैठ रहा है, सेट क्या अर्थ यही आ रहा है कि हम रोक सकते थे, हमारे पास पावर थी। अगर हमारे पास पहले ही ये बात आ जाती तो हम ये ट्रांसफर ऑफ द फंड को रोक सकते थे। सकते थे के अर्थ में क्या आ गया, कुड आ गया बेटा। ध्यान रखना, एक रूल मैंने आपको करवा दिया है, इस रूल को ध्यान में रखना कि हेड से वाक्य शुरू होता है तो वो कंडीशनल बनाता है और उसके साथ जो मेन क्लॉज होता है उसमें अर्थ अनुसार वुड, कुड और शुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है बेटा जी, बिल्कुल होता है। गेटिंग, शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम आप ये कर रहे हैं, सोल बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए यहां तक हो गया अपना क्लियर। छठवा, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। इतना सरल है, इतना सरल है कि आप आराम से इस चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। ये तो बेटा आपने भी कई बार देखा होगा, पनिशेबल ऑफेंस आएगा। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग टैक्स ए पनिशेबल, पनिशेबल ऑफेंस।
citizens cannot afford to take the law out of their hands. Citizens cannot afford to take the law out of their hands. फटाफट देखते जाइए, आपको आइडिया लगता जाएगा। मुझे एक चीज बताओ बेटा, एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं। आपको यार स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। जैसे कि प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है, क्या आ गया? प्रेपोजिशन। तो उसके बाद क्या आता है? नाउन आता है। अगर वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी आता है, वो भी किस में? जिरेंट फॉर्म में। उस जिरेंट फॉर्म में तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन। बात करें अगर हम आर्टिकल की, तो आर्टिकल के बाद भी क्या आता है? नाउन। आर्टिकल के साथ वर्ब लग सकती है क्या? किसी भी एंगल से वर्ब नहीं लगेगी। ध्यान रखना बेटा, आर्टिकल के साथ क्या आता है? नाउन। जैसे प्रेपोजिशन के साथ क्या आता है? नाउन आता है। तो आर्टिकल के साथ वर्ब लग नहीं सकती। वर्ब लग ही नहीं सकती तो यहां पे ये ईडी क्यों लगा है? ईडी तो कब लगता है? जब पनिश्ड हो गया, मतलब वर्ब आ गई। जब वर्ब आ गई तो ये ए क्यों आया है? ये तो लोचा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ए पनिश्ड आ गया। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? पनिशेबल ऑफेंस करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर आर्टिकल तो आता है। मेरी बात सुनना, आपकी बात सही है कि सर आर्टिकल तो आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि राम इज ए हैंडसम बॉय। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात कि हैंडसम के साथ यहाँ ए लगा है, चलो मान लिया। और हैंडसम के सौर्या व्यंजन की ध्वनि के हिसाब से यहाँ पे ए लगा है। चलिए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, चलिए, तो इंटेलिजेंट के हिसाब से यहाँ पे एन लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, जरा बताना बेटा, अगर मैं यहां पे इस बॉय को हटा दूं तो क्या ये वाक्य पूरा है? मैं आपसे पूछता हूं, जवाब चाहिए मुझे कि यहां से अगर मैं बॉय हटा दूं, तो क्या ये वाक्य पूरा है बेटा? सवाल ही नहीं उठता, ये वाक्य अधूरा है। मतलब आर्टिकल लगा है तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन नाउन के साथ समझौता है। आर्टिकल कहता है सुन एडजेक्टिव में तेरे साथ लग सकता हूं, लेकिन तेरे साथ नाउन भी आना चाहिए, तभी मैं लगूंगा, वरना भाड़ में जाए जनता, मैं तो नहीं आना। तो एडजेक्टिव के साथ इसका समझौता हुआ आर्टिकल का कि मैं तभी आऊंगा जब तेरे साथ क्या आएगा? नाउन आएगा। क्योंकि नाउन की विशेषता तू बताता है, और मेरा भी काम जो है, धंधा जो है, वो नाउन के साथ ही सेट है। तो सीधी बात है कि आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लग सकता है, लेकिन उसके बगल में नाउन भी होना आवश्यक है। तो बेटा इसमें देखिए, ए पनिश्ड सरासर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। सिटीजन्स कैनॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट इनटू देयर हैंड। सीधी सी बात है, छोड़ो इसको। आउट ऑफ क्या होता है? आउट ऑफ देयर हैंड्स क्या होगा बेटा? आउट ऑफ, हाथ में मत लो कानून को, है ना? तो इनटू आएगा, इनटू देयर हैंड। आउट ऑफ की जगह क्या आएगा? इनटू आएगा। ठीक है। आठवां, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन टू अवेंज हिज डेथ। द रिलेटिव्स किसके? डिसीज्ड। सोच समझ के करना बेटा, चलो थोड़ा समय देते हैं आपको। स्वाभाविक सी बात है, यहां पे किसकी बात चल रही है? डिजीज की, मृतक की। डिजीज मतलब
मृतक की बात चल रही है। थ्रेटेंड, थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? धमकी, धमकी। एवेंज यहां पे क्या है, नाउन है कि वर्ब है? देखो टू जो है वो टू के साथ नाउन भी आ सकता है। टू के साथ जब नाउन आएगा तो वह है प्रेपोजिशन, और टू के साथ वी वन आएगी वह है इन्फिनिटिव। तो ये एवेंज क्या है? ये एवेंज यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब होता है क्या? इन्फ्लिस, दंड देना, बदला लेना। समझ गए? तो हिज डेथ, तो टू के साथ वी वन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मौत का, उसकी मौत का, तो नो एरर है बेटा इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा कोई एरर है ही नहीं। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ ऐसी एरर वाली बात है ही नहीं। नो एरर भी पकड़ना सीखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, नो एरर की प्रतिशत बहुत कम होता है एग्जाम में। बट ये नहीं है कि, अच्छा आपको जहां ऐसा कंफ्यूजिंग लगे ना बेटा, तो आपके पास दो ही चारे हैं, या तो गलती है या नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं है या गलती है, तो आप पहले देखिए कि क्या आप कट ऑफ से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं क्या, 100% जो आपको सही है। फिर आप इनमें तुक्का लगाने की ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आपको मिल सकता है समय। इंग्लिश में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट आंसर आ जाते हैं। तो लास्ट में आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई मैं रिस्क लूँ तो क्या करूँ। भाई दो ही चार हैं, या तो गलती है तो कौन सी जगह आपको दिख रही है जहाँ से आपको गलती का पहचान लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब गलती तो नहीं है, तो आप नो एरर भी कर सकते हैं। बट थोड़ा सोच समझ के करना। अगर आप कंफर्म हो कि भाई यहाँ पे मुझे किसी भी एंगल से कोई गलती नजर नहीं आ रही है, तभी नो एरर वाला करना बेटा। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। अब देखो बेटा, ये बोलने में तो अच्छा लग रहा है, वह सोचता है अपने आप को एक बहुत बड़ा स्कॉलर। सोचना और कंसीडर करना, तो ही कंसीडर्स आएगा, थिंग्स नहीं आएगा। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ एज ए, अच्छा कंसीडर आ गया तो एज का प्रयोग भी थोड़ा सा डाउटफुल, लेकिन यहां पे पहले कंसीडर आएगा। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। ठीक है बेटा, फिर देखिए आगे, द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल इन द कंसर्ट। किसने ब्लेम किया? विद्यार्थियों ने। किसको? अपने प्रोफेसर को। बात चल रही है विद्यार्थियों की, तो देर तो आना स्वाभाविक है। फॉर देर, उनके, अच्छा देखो 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 देखो, देर THERE, इसमें अंतर जानते हो बेटा? इसमें अंतर जानो। देर वहां, देर उनका। फॉर देर लेट अराइवल, फॉर देर किस लिए? लेट अराइवल इन द कंसर्ट। भाई थोड़ा आइडिया लगाओ यार, ऐसा नहीं हो सकता कि आप, हाँ मतलब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको हमेशा से ये प्रश्न आ रहा हो। पहले खुद दिमाग लगाओ। द स्टूडेंट्स हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। V2 हो गया, मतलब पास्ट टेंस है, ठीक है। आगे कहीं कोई ऐसी बात नहीं आ रही जिसमें वर्ब लगानी पड़े, तो मतलब ये पूरा पूरा पास्ट का खेल है। अपने प्रोफेसर को, कारण, अब यहां पे 4 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, कारण है ना, कारण रीजन बताता है। 4 देर लेट अराइवल। अराइवल कैसा है? लेट है, लेटली ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, तो लेट अराइवल कहां पे? इन टू, या इन टू करें, इन करें। इन टू का क्या मतलब है? कोई मूविंग वर्ब तो है नहीं कि भाई मूविंग वर्ब है तो कंसर्ट के अंदर जाना आना, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अराइवल की बात चल रही, तो इन द कंसर्ट। नो एरर बेटा, नो एरर, कोई एरर इसमें है नहीं। चलिए 11वां, अब इसमें आपको मैं देता हूं कुछ समय देता हूं।
बहुत अच्छी बात है भाई। अब चलिए 11 से 15 पढ़ लीजिए इसको तरीके से। टेक योर टाइम। Most of the products that humans require to satisfy their needs and desires are obtained from land. Land provides living organisms with food and shelter. It provides for the bulk of human needs and wants, such as food, clothing, housing, transportation, etc. Land covers only 30% of the total area of the earth, out of which large parts of it is not suitable for of the earth out of which large parts of it is not suitable for habitation due to severe climatic conditions or unfavorable topography. The density of the populated region is confined to subtropical and mid-latitudinal zones comprising of about 66% of the total population. Most of the products that humans require to satisfy their need and desires are obtained from. ये तो इतना आसान है कि पूछो मत। लाइन टू लाइन मैच हो रही है, तो स्कूल वाला सा पैसेज एक। चलिए ये हो गया। लैंड प्रोवाइड ऑर्गेनिज्म विथ, अब देखो, फूड एंड शेल्टर। ये पैसेज बेसिकली अगर हम देखें, कुछ एयरफोर्स का एग्जाम आने वाला अभी, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप, उसके लिए सही है, बट सीडीएस एफ कैट में ऐसे पैसेज नहीं आते हैं। ध्यान रखना, सीडीएस एफ कैट में ऐसे कंप्रेंशन नहीं आते कि लाइन टू लाइन मैच कर जाए। एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में जरूर ऐसे पैसेज देखे गए हैं, कई बार आए हैं। लैंड कवर्स ओनली 30%। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, एयरफोर्स वाले, कौन से, खास तौर पर एक्स और वाई ग्रुप वाले। ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर द हैबिटेशन ड्यू टू, हाँ ये बताओ। एक मिनट बेटा, पता नहीं क्या अपने आप आगे पीछे जा रहा है। मोस्ट ऑफ द लैंड, क्या हो रहा भाई? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। Most of the land is not suitable for habitation due to,
हैबिटेशन ड्यू टू, कहाँ लिखा है ये रहा, पूरा का पूरा मैच कर रहा है बेटा, ये रहा। मैंने कहा ना आपको, ऐसे पैसेज एफ कैट सीरीज के लिए कम बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन, बिल्कुल इजी, सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन्स। चलिए, तो ये पैसेज तो डेडिकेट कर दिया हमने किसको, एयरफोर्स X4 वाई ग्रुप एग्जाम्स के लिए। अब आते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। एट लॉगर्स हेड, ये बताइए भाई ईडियम और फ्रेज। हाँ ये बताइए, ये सभी एग्जाम्स के लिए है, ये सभी एग्जाम्स के लिए है। एट लॉगर्स हेड्स, फिर 17वां जो है ए वाइल्ड गूज चेज। एट लॉगर्स हेड्स, टेक योर टाइम बेटा, सोच समझ के उत्तर देना। बेटा कॉन्फ्लिक्ट जानते हो, मतलब बहस, कलह, लड़ाई। तो एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है किसी के साथ बहस में पड़ जाना, किसी के साथ बहस में पड़ जाना। ठीक है, ए वाइल्ड गूस चेज, पीछा भी कर रहे हैं तो किसका, एक जंगली बतख का। तो पकड़ में आने की संभावना ना के बराबर ही है। अगर सामान्य व्यक्ति उसको पकड़ना चाहे तो वो उसका पीछा कर रहा है, तो वो क्या है, ऐसा प्रयास है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। यूज लेस सर्च, यूज लेस सर्च, यूजलेस का उल्टा हो गया फ्रूटफुल सर्च, तो फ्रूटफुल तो होने से रहा, यूजलेस होगा। ऐसी चीज जिसका कोई अर्थ नहीं है। अमूट पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी क्वेश्चन कहते हैं इसको, बहुत अच्छा है। अमूट पॉइंट, अमूट पॉइंट का मतलब होता है कि इट इज ए डिस्प्यूटेड पॉइंट। अरे भाई, किसने कहा कि ये जमीन ले लीजिए, तो बोले नहीं नहीं नहीं, आई कांट बिकॉज इट इज ए मूट पॉइंट। ये क्या है, एक डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड लैंड है, यहाँ पे विवाद है। ठीक है, अगर मैं कहूं पीओके इज अ मूट पॉइंट फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, तो उनके लिए क्या एक मूट पॉइंट बन गया, वो एक ऐसा पॉइंट बन गया है जिसको लेकर क्या रहता है, विवाद रहता है, डिस्प्यूट रहता है। तो बेटा ये समझ में आ रहा होगा आपको। गेटिंग 19वां, she paid a flying visit to Mumbai to see her ailing father. A flying visit, एलिंग फादर बेटा, एलिंग फादर मतलब, एल का मतलब आप जानते हो क्या होता है। अब एल कोई व्यक्ति है तो वो रोग से ग्रसित है, और रोग से अगर ग्रसित है तो उससे मिलने उसकी बेटी गई है ना, और वो उसने उसको कितना समय दिया वो अभी आपको पता चल जाएगा कि उसने इसको कितना समय दिया अपने पिताजी को। शी पेड ए फ्लाइंग विजिट टू मुंबई टू सी हर एलिंग फादर। सरप्राइज विजिट, अ वेरी लॉन्ग विजिट, वेंट बाय एरोप्लेन। हाँ यार, वेंट बाय एरोप्लेन, फ्लाइंग, अरे नहीं नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा अर्थ नहीं आ सकता कि एरोप्लेन वाला विजिट। यहाँ पे है
बहुत ही कम समय देना, ए वेरी शॉर्ट विजिट, डी होगा। क्या होगा? डी होगा यहां पे। ही इज एज daft एज ए ब्रश, डू नॉट बिलीव ए वर्ड ऑफ वाट ही सेज। भाई अगले की तारीफ तो हो नहीं रही इसमें, क्योंकि अगला कह रहा है कि इसकी बातों पे विश्वास मत करो। तो मत करो इसका मतलब ये नेगेटिव बात है। अब नेगेटिव तो ये भी है, अनरिलायबल। लायर, लायर का मतलब होता है झूठा। वेरी फनी का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला। और सिली, बड़ा सिली आदमी है। गेटिंग? बड़ा क्या है? सिली आदमी, रियली सिली। तो ही इज रियली सिली। वास्तव में वो क्या है? सिली पर्सन है, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जो बातों को सीरियस नहीं लेता है। जो बातों को सीरियस ना ले वो होता है सिली। गेटिंग? फूलिश। मूर्ख व्यक्ति कभी भी किसी बात को सीरियस नहीं लेता है। चलिए बेटा, PQRS CDS का खास एलिमेंट और विभिन्न एग्जाम्स में आता है ये। एग्जाम्स का बेटा कोई पैटर्न, आप एक चीज ध्यान रखिए, आपको हर चीज को तैयार करना है, A से लेके Z तक। कुछ भी आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपने ये क्यों दे दिया, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। भाई स्कूल थोड़ा ना ये तो कंपटीशन है। और कंपटीशन में आपको बता बेटा कि कुछ भी आ सकता है, हर चीज पॉसिबल है। तो चलिए जरा बताइए 21वें में क्या होगा। मुझे बताया इसमें थोड़ा सा समय चाहिए आपको। टेक योर टाइम। थोड़ा सा आपको इसमें समय चाहिए। In an age you are living when there are great opportunity for women. वेरी गुड। समय का सदुपयोग करते हुए कई बच्चे आगे भी पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, हाँ तो इसमें क्या हुआ भाई, शुरुआत किससे करें यार। इन एन एज यू आर लिविंग व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। तो आप रह रहे हैं कैसी एज में? आप ऐसी एज में रह रहे हैं जहां पे क्या है, जब महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा क्या है, अवसर है ना। ऐसी एज, ऐसे वक्त, क्योंकि वेन से पता चल रहा है कि वक्त आएगा। वक्त, वेन समय को इंगित करता है। तो आप ऐसे समय में हैं जब महिलाओं को क्या मिल रहा है, बहुत अच्छे अवसर मिल रहा है। QPRS। चलिए 22वां बताइए। That we are more civilized than our ancestors is the prevailing belief, one of the great delusions of modern time. अब आपको पता है कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि वन ऑफ
वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद क्या आ गया? डेल्यूजन्स आ गया, नाउन प्लूरल। फिर नाउन आएगा तभी तो वर्ब आएगी। तो पहले आया आर, फिर आया एस, फिर आया क्यू, बस इतना मिल गया। अब बच गया क्या? पी, आर एस क्यू पी। भाई वन ऑफ द से शुरुआत होगी, इज से होने से रही, दैट से होने से रही, ग्रेट से होने से रही। अब यहां पे बेस्ट कौन सा हमारे पास रास्ता है? वन ऑफ द वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। The Olympics start in the stadium of a torch lighted on Mount Olympus by the sun's rays with the arrival. बहुत सरल है बेटा, इजी है, अप्रोच बड़ी इजी है इसकी। कि अगर हम देखें, इन से शुरुआत होगी नहीं, विद से होगी नहीं, लाइटेड से होगी नहीं। द ओलंपिक्स, द ओलंपिक स्टार्ट, और सब्जेक्ट साफ साफ ही दिख रहा है, स्टार्ट विद द अराइवल इन द स्टेडियम ऑफ ए टॉर्च। टॉर्च आएगी तभी तो लाइट आएगी। अच्छा, बाय द सनरेज, ओके। तो क्लियर हो गया कि शुरुआत पी से होगी, एस से होने से रही, क्यू से होने से रही, आर से होने। Country in the world celebrated with their here festivals are much passion as in any. 24वां, हाँ ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है। सीडीएस के लायक प्रश्न है, इसको सॉल्व करके बताओ। कई बच्चे कंट्री को सब्जेक्ट मान लेंगे और यहां से शुरू करेंगे। नहीं भाई, हियर फेस्टिवल्स आर, अब आर को कुछ तो चाहिए ना, या तो वी आईएनजी दो, या तो इसको दो वर्ब में आईएनजी। आर को या तो दो वर्ब में आईएनजी, या आर को दो वी की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर में, या आर को दो नाउन। तो आर को क्या दोगे आप? आर को दोगे आप यहां पे वी की थर्ड फॉर्म। तो आर के बाद क्यू आएगा, ऐसा कुछ मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, एक ही नजर आ रहा है, सी। तो आंसर हो गया सी। चलिए आगे, 25वां प्रश्न। चलिए बेटा 25वां प्रश्न बताइए। जल्दबाजी नहीं है, कहीं ट्रेन छूटी भी नहीं जा रही है, धैर्य के साथ कीजिए। गुड। 25वां क्या होगा? सीम्स सर वर्ब है। देखो बेटा,
टाइम लो पर उत्तर सही दो यार। अभी समय ले लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई एग्जाम में तब जाके दिमाग खराब होता है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी हो। आपने एक प्रश्न को समय भी दे दिया और आपका उसके आंसर में कॉन्फिडेंस भी नहीं आया। ठीक है, तो समय दो तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए और आंसर सही होना चाहिए। अब समय का मतलब ये नहीं कि आप 5 मिनट एक ही प्रश्न को लेकर बैठ गए, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। तो देखो भाई, सीम्स, वॉचिंग, सिटिंग, इनटू। अरे एक तो चीज क्लियर हो गई सर, इनटू से तो शुरू नहीं होगा सर, इनटू से तो शुरू होगा नहीं। वॉचिंग द सन ये हो सकता है, सिटिंग ऑन द बेंच ये हो सकता है, सीम्स लाइक ए परफेक्ट हॉलीडे, क्या सिटिंग ऑन द बेंच एंड कुछ तो जुड़ेगा, सिटिंग ऑन द बेंच एंड वॉचिंग द सन सिंक, ये बात सही है। एंड के साथ सिटिंग और वॉचिंग बिल्कुल बराबर, देखते हुए, है ना, वॉचिंग द सन सिंक। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है ऐसा, आर के बाद क्यू वाला? ठीक है, और वेरीफाई कर लेते हैं। इनटू द ब्लू सी सीम्स लाइक ए परफेक्ट हॉलीडे। हाँ जी भाई, आपकी बात एकदम सही है, यहां डी होगा, बिल्कुल सही है डी। अब चलिए, अब इनमें तो क्या है, 26 वाले में 30 सेकेंड है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दो। छोड़ दो क्या कह रहा हूं मैं, हाँ छोड़ना भी आना चाहिए ना, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो छोड़ना भी आना चाहिए। बताओ भाई क्या होगा इसमें? इवोक्ड। इवोक का आपको क्या बताना है, सेम इन द मीनिंग, पुकारना, बुलाना। अब बुलाना मैंने आपको बता दिया, अब तो दिमाग लगाओ बेटा। स्केप्ड, बचना। कॉल्ड फोर्थ, प्रोड्यूस या समन। अब समन का मतलब ही क्या होता है, पुकारना होता है, बुलाना होता है। तो समन इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया बेटा। चलिए 27, हैरत में डाल देना, किसी को भौचक्का कर देना। फ्लैबरगेस्ट, इसका क्या होगा, स्केर्ड, डरा हुआ, एम्बेरेस्ड, परेशान। ठीक है, डम्फाउंडेड और ह्यूमिलेटेड, अपमानित। अब हैरत में डालना मतलब एम्बेरस करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की हिल्लियां करना। ह्यूमिलेटेड का मतलब भी वही होता है, अपमानित करना। ये थोड़ा डरा हुआ के संदर्भ में है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, डम्फाउंडेड हो गया। चलिए बेटा, फ्लिम्जी। फ्लिम्जी क्या होता है, फिल्म है या फिल्म है ये? अब आप लोग का दिमाग कहां जा रहा है, फिल्म में जा रहा है। फिल्म FILM वाले में, ये है फिल्म। अब इसका मैं आपको बताऊं, फ्रेजाइल। ठीक है, फ्रेजाइल, पतला सा। ओके, तो पतला है, आराम से टूटने वाला सा है। तो जस्टिफाइड, जस्टिफाइड का तो अर्थ ही नहीं निकलता यहाँ पे कि भाई जस्टिफाइड, न्यायोचित। इंपल्सिव, शानदार। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। वीक ही होगा इसका तो।
चलिए भाई, गार्निश। गार्निश करो, सजाओ, डेकोरेट करो। चलो, आपको एक आइडिया दे दिया। चलो भाई, गार्निश का। अनयूजुअल, कंफ्यूज्ड, एक्साइटिंग। आपको मैंने हिंदी अर्थ बता दिया है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये गलत है। ये क्या है भाई? चमकना, चटकदार, भड़कीला, और तो सर दिक्कत ये हो रही है कि एक्साइटिंग और इसमें से करना है, तो कौन सा करें भाई? कंफ्यूज और अनयूजुअल तो होगा नहीं, तो क्या करें सर? अब वो करें क्या? वो तो आप दिमाग लगाओ, मैं आपको यहां पे आंसर बता दिया तुरंत ही, तब तो काम ही खत्म हो गया। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको सोचना है कि सर कौन सा करें, आपका मन क्या कह रहा है। आप गलती करोगे, फिर मैं सही बताऊंगा, तो आपको हमेशा याद रह जाएगा। चलिए, इसका हम कर सकते थे एम्बलिश, एड ऑन भी कर सकते थे इसका, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको, बेटा, एड ऑन का मतलब सराहना भी होता है, और एम्बलिश चमकना। तो चमकना, ये इसको ज्यादा क्या कर रहा है, सेट कर रहा है, डी होगा। चलिए भाई, इम्प्लेकेबल का मतलब बताइए अब। चलिए आगे वाले पे चलिए, 30 वाले पे। इम्प्लाकेबल का मतलब क्या हुआ बेटा? रिलेंटलेस, डेंजरस, करेजियस, अनअपीजेबल। भाई ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो बड़ा ही कठोर दिल का होता है, और अपीज करने वाला नहीं होता है। अब अनअपीजेबल क्या होता है? जिसको हम संतुष्ट नहीं कर पाए, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, सेटिस्फाई, हाँ, सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कठोर दिल वाला। तो अनअपीजेबल हो गया इसका। ध्यान रखने वाली बातें हैं बेटा ये सभी, अब भूलना मत इसको। चलिए, ये हो गई बात अपनी यहां पे डन। तो ये हो गया अनअपीजेबल। अब इसमें आपने क्या सीखा? अपीज का मतलब होता है संतुष्ट, तो सेटिस्फाई। अब ये कोई बाहर से ताऊ जी नहीं आएंगे आपको सिखाने के लिए, है ना। अपीज, अब इसमें से निकाल लिया अपीज, तो वो हो गया क्या? सेटिस्फाई। और अनअपीज का मतलब हो गया नॉट सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, ठीक है। करेजियस, हाई स्पिरिटेड, ब्रेव, डेंजरस, हजार्डस, ठीक है।
रिलेंटलेस, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, जिसमें दया ना हो, मर्सीलेस। मर्सी जानते हो बेटा आप? मर्सी, मर्सी रहम, और रहम दिल, रहमहीन, जिसमें रहम नहीं हो, दयाहीन कह दीजिए, दया ना हो तो मर्सीलेस हो गया। खैर, तो गार्निश का मैंने आपको बता दिया, डेकोरेट वगैरह ऐसे ध्यान में रखा करो सारी बातें। चलो चलो बताओ। हाँ, क्या बताना इसका? अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, सिनोनिम नहीं बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। इसका उल्टा बताना है। टेक योर टाइम, 1 मिनट तो दूंगा ही दूंगा, चलो। बोलते ना कि सुपरफिशियल, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, है ना? तो ऊपरी ऊपरी मतलब सतह वाली, सरफेस। सरफेस होता है ऊपर, तो इसका उल्टा क्या हो गया? इन डेप्थ, गहरा। ठीक है बेटा, हाई वाइड लॉन्ग नहीं, डीप होगा इसका। उल्टा, इम्यून, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाओ, कोरोना वायरस से फाइट करना है तो इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा करना, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा? ये तो बता ही दोगे, इतना सरल है। ये तो अभी चल रहा है कि भाई इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ। फ्री, आजाद, पावरफुल, ताकतवर, वीक। वीक की तरफ जा रहे हो क्या आपका मन? कमजोर। और वल्नरेबल के कई अर्थ होते हैं, आलोचना करने के हिसाब से भी आता है, या इसके अर्थ, इसके अर्थ मतलब ये भी होता है कि भेद, भेजा जा सके, पेनिट्रेबल, जिसका आर पार जा सके, तो वल्नरेबल। तो इम्यून का हो गया बेटा क्या? वीक हो गया। ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है बेरंग, कह सकते हैं पेल। पेल का मतलब डल, और क्या बताएं? अब यहां पे देखो, डल तो इसका सिनोनिम हो गया। खैर, ये तो अब एंटोनिम होगा नहीं, ये तो आपका काम मैंने आसान कर दिया। अब ब्राइट, डार्क और एक्सपोजर। डार्क होता है अंधेरा, अंधेरा भी एक तरह से डल ही होता है, नेगेटिव फैक्टर दिखाता है। अब अच्छा, एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है अपने आप को प्रदर्शित करना, और ब्राइट होता है चमक। तो यार यहाँ पे डल की बात चल रही है, जब डार्क इसका सिनोनिम हो सकता है, तो ब्राइट क्या हो गया? इसका एंटोनिम हो गया ना, तो सी होगा यहाँ पे। चलिए, 34वां, कंकर का क्या होगा? ये बेटा बताइए आप, पहले आप अपना आइडिया लगाइए, फिर मैं बताता हूं। सॉरी। तो यहां पे हो गया बेटा
एग्री, एग्री का उल्टा क्या हो गया? डिसएग्री। ये होता है अस्पष्ट, ये होता है अस्पष्ट। तो अस्पष्ट का उल्टा क्या होगा? स्पष्ट, क्लियर। चलिए बेटा, जो क्लियर ना हो तो क्लियर इसका क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो कुल मिला के बेटा हमने आज 35 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। 35 प्रश्नों की हमने क्या कर ली? प्रैक्टिस कर ली है। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन, और कल और भी नई नई बातें, अच्छी बातें आपके सामने लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना काफी है। बाय। लेकिन पेपर का लेवल मैं आपको बता दूं, ये पेपर का लेवल है बहुत इजी। मैं आपको बता देता हूं ये बात भी, क्योंकि ये पहला प्रैक्टिस पेपर है इस मंथ का, तो ये इजी बनाया गया है पहला। अब इजी से इजी के बाद हम चलेंगे थोड़ा सा मॉडरेट, और मॉडरेट से थोड़ा सा हम क्या चलेंगे? टिपिकल। टिपिकल का मतलब क्या होता है? प्रश्न यही होंगे, बस उनका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा क्या होगा? कॉम्प्लिकेसी में चला जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा सा उसको मैं कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, तो समझने में आपको बात पकड़ने में जल्दी से बात पकड़ में नहीं आएगी। बस इतना सा फर्क है। बाकी नियम कायदे तो वही हैं। ग्रामर तो दादाजी के टाइम पर भी वही थी, परदादाजी के टाइम पे भी वही थी, आज भी वो है, पिताजी के टाइम पे वही थी, और कल की जो आने वाली पीढ़ी उसके लिए भी वही रहेगी। तो इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, वो कैब का आप कह सकते हो, बट ग्रामर तो वही रहनी बेटा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। लेवल इजी था आज के पेपर का, लेवल इजी था। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल देखेंगे। काफी, आज का इतना प्रैक्टिस काफी है। चलिए बाय बच्चों। और जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा, वो ले सकते हैं। मेरा कोड SKS लाइव यूज कर सकते हैं। SKS लाइव कोड यूज कीजिए और इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। ये बात बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दिस। ये लास्ट में स्लाइड रह जाती है, ध्यान में नहीं रहता है। तो बच्चे पूछते हैं फिर फोन करके, सर हमें कोर्स लेना, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कोड याद रखिए, चाहे कोई भी कोर्स लीजिए, चाहे SSC का लीजिए, चाहे बैंक का लीजिए, चाहे किसी का भी लीजिए, ये कोड लगा के आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर। चलिए अब विदा लेते हैं आपसे।